भारत ये समझता है कि अब जब भी लड़ाई होगी, जब भी जंग होगी, तो उसकी अफवाज को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान की अफवाज के साथ पंजा आजमाई करना होगी। इसके हवाले से वो तैयारी भी कर रहा है। भारत में नई दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने की। उसके जुमे के दिन दो खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदर हैं उनको एक खत लिखा है, और इस खत का बुनियादी जो मतन है और जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि भारत एक दफा फिर मकबूजा कश्मीर में कोई बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, और ये बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट। अब वो कह रहे हैं कश्मीर की इतनी फर्दर डिविजन्स करना चाहते हैं कि लोग इवन कश्मीर का नाम तक भूल जाएं। मतलब उनकी तरफ से ये गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं। मतलब जो कुछ अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं, उनके साथ आकर मुलाकात की। उनके जो कश्मीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद फिर फौरन ही एक मुलाकात शुरू हुई नई दिल्ली में, जिसमें शिरकत की जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोवल, रॉ के जो सरबराह है, रॉ के चीफ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसी तरह इंडियन आईबी, उनके जो सीपीआरएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसी तरह उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर, इनकी मुलाकात हुई। और ये नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कश्मीर का चैप्टर ख़त्म करने की बात हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि चैप्टर ख़त्म हो चुका है। वहाँ के लोग बदल चुके हैं, और जो लोग थोड़े ज़्यादा भी जो प्रो पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान का झंडा लेकर कभी भी निकल पड़ते थे, सबको पता है कि वहाँ से फंडिंग आती थी, और इस टाइप की हरकतें करने से उनको जो एक रोज़ की मजदूरी होती है, रोज़ाना मजदूरी, वो मिला करती थी कि अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, अगर इस टाइप की चीज़ करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। यही सारी चीज़ें थी जो इनको प्रोत्साहित करती थी। लेकिन अब कुछ चीज़ें बदल चुकी है, कुछ नहीं सब कुछ चीज़ें बदल चुकी है। कश्मीर के अंदर अच्छा खासा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और जो चाहिए था, क्योंकि देखिए अब कई पिछले 1-2 साल से पत्थरबाजी भी स्टॉप हो चुकी है, और यही तो चाहिए था इंडिया को। क्योंकि देखिए वही फ़ोटोज़ फिर सर्कुलेट की जाती थी कि पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन अब सब कुछ शांत है, और यही चीज़ पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लग रही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत ये समझता है कि अब जब भी लड़ाई होगी, जब भी जंग होगी, तो उसकी अफवाज को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान की अफवाज के साथ पंजा आजमाई करना होगी। इसके हवाले से वो तैयारी भी कर रहा है, और इस तैयारी के ज़मीन में 2 अहम मुलाकातें हुई नई दिल्ली में जुमेरात और जुमे के रोज़। एक मुलाकात जुमेरात से जुमे तक जारी रही, 2 रोज़ जारी रही, और एक मुलाकात जुमे के रोज़ हुई। यह अंदाज़ा होता है कि भारत कश्मीर के हवाले से खुसूसन कुछ बड़ा करने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, 5 अगस्त 2019 के बाद से एक तवातर के साथ, एक तसलसल के साथ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल हों, उनके वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर हों, उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हों, उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हों, या उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हों, या फिर आप अमित शाह की भी बात कर लें, ये तमाम लोग हैं। इनके बयानात में एक तसलसल मौजूद है। 2 बातें बार बार की जा रही हैं, तवातर के साथ की जा रही हैं। एक 1962 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद, और एक 1994 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद का वो रेफरेंस देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक्साई चिन हमारा है, जो कि इस वक्त चीन के पास है। वो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये वो 2 इलाके जो पाकिस्तान के पास हैं, ये भारत के हैं, और भारत इनको इन 2 ममालिक से वापस लेगा। इस नारे और इस दावे के साथ तैयारी भारत कर रहा है, और उसका इजहार उनके मुताद्दिद इंटरव्यूज़ में इन तमाम जिन लोगों का मैंने नाम लिया आपके सामने होंगे। अब जुमेरात और जुमे के रोज़ भारत में नई दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने की। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदर हैं उनको एक ख़त लिखा है, और इस ख़त का बुनियादी जो मतन है और जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि भारत एक दफ़ा फिर मकबूजा कश्मीर में
कोई बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, और ये बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट सके। लेकिन हैरान कुन ये जो 21 फरवरी को डेट जो भी थी फरवरी की, 25 फरवरी को जो मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई वहां पे सीट वायलेशन नहीं होगी, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ स्टेप्स एग्री हुए थे। पाकिस्तान ने उसमें पहले स्टेप में इन्होंने फैसला किया कि जो भारत के साथ है वो तजारत को रिस्टोर करना चाह रहे थे, फैसला करके फिर हमने वापस ले लिया। तो जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट अब आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान फिर सस्पेक्ट कर रहा है कि भारत की तरफ से कोई और मूव हो सकती है, तो क्या जो पाकिस्तान की तरफ से आपके ख्याल में जो पहले कुछ चीजें तय हुई थी उसके ऊपर अमल दरामद ना करना इसकी वजह भी चंद रोज पहले एक दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट भी जारी की कि उनको इतलात आ रही हैं कि भारत कोई कश्मीर के अंदर बड़ी तब्दीली करने वाला है। एक दफा फिर मैंने कोशिश की कि जानने की कि वो फर्दर क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। एक तो वजह यह बताई गई कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर हालिया दिनों में वहां पर जो भारतीय अफवाज हैं उनकी बड़ी मूवमेंट, जब 5 अगस्त 2019 का इकदाम लिया गया था तो उसको भी बड़ा खुफिया रखा गया था। पहले ब्लफ किया गया था कि शायद वहां पर मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने ऐलान कर दिया कि कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म किया जा रहा है। तो अब मेरे जो जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान प्रीएम्प्ट कर रहा है कि अगर भारत को तब्दीली लाना चाह रहा है तो हम पहले से उसको प्रीएम्प्ट कर। तो मेरे ख्याल में कश्मीर के हवाले से भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहे। अगर आप वाकई बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हम भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो ताल्लुकात किन शराइत पर होने चाहिए। अगर हम भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो इक़दामात लिए और अगर वो फर्दर स्टेप्स लेने जा रहे हैं, अगर हम उनको टेसिटली उनको मान लेते हैं और उनके साथ फिर एंगेज करते हैं, तो यहाँ पे फर्दर अगर आप कोई इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या है कि क्या कोई वहां पे आईनी तब्दीली भारत करना चाह रहा है, क्या जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है उसको फर्दर वो डिवाइड करना चाह रहे हैं सब रीजन्स की जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है जिन इलाकों में उसको डिवाइड किया जाए एथनिक बेसिस के ऊपर। हमारे ख्याल में तो वर्स्ट वो जो उसने स्टेप लेना था ऑलरेडी ले चुका है। बिल्कुल वर्स्ट ले चुके हैं, लेकिन कुछ ज़रा अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि इवन के वो अब फर्दर, पहले तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को उसकी डिवीजन की जम्मू कश्मीर लद्दाख, अब वो कह रहे हैं कश्मीर की इतनी फर्दर डिविजन्स करना चाहते हैं कि लोग इवन कश्मीर का नाम तक भूल जाएं। मतलब उनकी तरफ से ये गैर मुसद्दका इतलात हैं, मतलब जो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो पहले तो हमें ये जो अब खदशा है, पहले तो अगर भारत इसके हवाले से कोई कन्वे करता है कि नहीं जी हम फर्दर कोई स्टेप्स नहीं लेने जा रहे, क्योंकि कल भी दफ्तर खारजा ने अपनी जो हफ्तावार ब्रीफिंग है उसमें बड़ा वाज़ेह किया कि अगर भारत फर्दर कुछ स्टेप्स लेता है तो इससे जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं पहले ही खराब हैं, वो फर्दर डाउनग्रेड होंगे। लेकिन क्या भारत हमारी बात मानेगा? जुमे के दिन 2 डेवलपमेंट्स हुई। पहले अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ आकर मुलाकात की, उनके जो कश्मीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद फिर फ़ौरन ही एक मुलाकात शुरू हुई नई दिल्ली में, जिसमें शिरकत की जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, रॉ के जो सरबराह है, रॉ के चीफ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसी तरह इंडियन आईबी, उनके जो सीपीआरएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसी तरह उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर, इनकी मुलाकात हुई और ये इशारा दे रही है कि भारत कश्मीर में क्या करने जा रहा है। भारतीय आर्मी के कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस 2 दिन नई दिल्ली में जारी रही और इसने जायजा लिया कि भारतीय फौज की इस वक्त ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कि अगर कोई महाज गर्म हो जाए, कोई लड़ाई छिड़ जाए तो किस पोजीशन में है भारतीय फौज। इस हवाले से इन्होंने चीन और पाकिस्तान के हवाले से ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया और तजावीज़ ली कि क्या करना चाहिए चीन और पाकिस्तान की अफवाज का मुमकिना तौर पर रास्ता रोकने के लिए। कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शरीक था? कॉन्फ्रेंस में सीनियर ऑफिसर्स ऑफ आर्मी शरीक थे, जिसमें उनके जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी शामिल थे, तमाम के तमाम कमांडर्स मौजूद थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स मौजूद थे और आर्मी हेडक्वार्टर्स में मौजूद जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस कोर कमांडर इजलास में शिरकत की। और ये याद रहे कि भारत में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो साल में 2 मरतबा होती है। अगर कोई बहुत ही हंगामी सूरत हाल ना हो तो 2 मरतबा ये बाई एनुअल फीचर है।
इंडियन आर्मी का, और इसमें दो मौजूआत थे, एक था चीन और एक था पाकिस्तान की। हुआ क्या कि मनोज सिन्हा, मैंने आपको बताया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर के, वो अमित शाह के साथ मिले, और अमित शाह से जो मुलाकात है उसके फ़ौरन बाद मुलाकात हुई, जिसमें अमित शाह के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके शरीक थे अजीत डोवल, जो होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला, वो शामिल थे, ए के भल्ला, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है आईबी, इंडियन आर्मी आईबी, उसके डायरेक्टर अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं समंत कुमार गोयल, वो इसमें शामिल थे, और जो इनके सीपीआरएफ के चीफ हैं जनरल कुलदीप सिंह और JNK डीजीपी दिलबाग सिंह, ये इस मुलाकात में शरीक थे। और कश्मीर के हवाले से एक चीज़ तो वो है जो वो सामने लाते हैं, और एक वो सवालात और खदशात हैं जो रिसेंट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स है मकबूजा वादी में, जिसके हवाले से मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ, उसकी वजह से कुछ खदशात हैं। और ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 प्लान्स एक्टिवली डिस्कस हो रहे हैं कि या तो हिंदू पंडितों को लाकर वादी में, जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वहां पर उनको आबाद किया जाए, और जो डेमोग्राफी है, आबादियाती तनासुब है मकबूजा वादी में, उसको तब्दील कर दिया जाए। लद्दाख को जो है बात हो रही है कि शामिल कर दिया जाए भारत में बतौर एक रियासत, प्रॉपर एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए यूनियन टेरिटरी की बजाय। और इसी तरह जो कश्मीर है उसको 2 या 3 हिस्सों में बांटने की, और उसका एक हिस्सा लद्दाख में, 2 हिस्से, यानी ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, थियरीज हैं फिलहाल। जो पूरी स्टोरी है 2019 के बाद की स्टोरी, ये कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी ऑफ बिट्रेल है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमें लेट डाउन किया, और ज्यादा नरम जुबान में कहते हैं कि हमारी पीठ में खंजर जूम। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल कामयाब रही है, और उसके रिजल्ट आपने देख लिए। मोदी साहब का कश्मीर का जो दौरा है, अल्टीमेटली इट्स देयर कंट्रोल्ड एरिया, वहां पे जाना, उस पे इतना वबेला करना डजंट मेक एनी सेंस। ये 370 के सस्पेंशन के बाद पहला दौरा था इस। आजाद कश्मीर में जो बेरोजगारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीजें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीजें अगर यूनिवर्सिटीज देखें, कंपेयर करके देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कश्मीर का जो प्योरली अगर आप डेवलपमेंट देखो ना, तो सिर्फ इंडिया ने किया है। और ऐसा नहीं कि 2014 के बाद ही, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई। नो डाउट डबल ट्रिपल या फिर अब 10 गुना कह सकते हो कि उसमें अब मेहनत की जा रही है। लेकिन 1947 के बाद कश्मीर को एक भारत का भिन्न हिस्सा, या फिर कहे कि इमोशनली भिन्न हिस्सा बनाने का प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यही कि भाई पाकिस्तान की तरफ से जो एक रिलीजन के नाम पर, जो एक मज़हब के नाम पर जो एक ब्रेन वॉश किया जाता था ना, उसको कोई मतलब कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान के साथ ठीक यहाँ पर बैठकर हम रिलेशन सुधार सकते हैं, अब वो भी नहीं हुआ, तो उसके बाद आखिरी मौका यही था, मतलब आखिरी ऑप्शन यही था कि भाई 370 और 35 को जो किया गया, मतलब जिसको हटाया गया, और उसके बाद जो अब डेवलपमेंट किया जा रहा है, और कश्मीरी लोगों के पास भी अब ऑप्शन नहीं बचा है। हालांकि अब ये चीज़ है कि विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको कि भाई डेवलपमेंट या फिर रोज़गार या फिर यही जो सारी चीज़ है वो काम आने वाली है। तो यही बात हो रही, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इसके लिए आप क्या समझते हैं, नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ। जितना पहले माजी में लगता रहा उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसको कैसे देखते हैं सर? और सुनने में आया कि इलेक्शन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई डायलॉग किसी किस्म का होता नजर आ रहा है, या कि अगर ये फेडरल सब्जेक्ट बन गया तो अब ये कुछ नहीं हो पाएगा? देखें, जहां तक मोदी साहब की स्ट्रेटजी है वो इस हद तक तो बिल्कुल कामयाब रही है कि जो उन्होंने ये जो कनेक्टिंग एक राब्ता था उसको तोड़ा है। वहाँ पे जो तहरीक चल रही थी या अनरस्ट था, और उसके हवाले से इस तरफ से जो उसको सपोर्ट हो रही थी, या यहाँ से होके तो जो उसको फ्यूल अप किया जाता था,
आज़ाद कश्मीर में जो बेरोजगारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीज़ें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीज़ें अगर यूनिवर्सिटीज़ देखें, कंपेयर करके देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता। उस हवाले से ज़ाहिर है इस तरफ का खिता जो है वो मोस्ट अंडर डेवलप, बल्कि एक हवाले से बिल्कुल ही जो है वो पीछे रहा हुआ खिता है। जो पूरी स्टोरी है 2019 के बाद की स्टोरी, ये कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी ऑफ बिट्रेल है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमें लेट डाउन किया, और ज़्यादा नरम जुबान में कहते हैं कि हमारी पीठ में खंजर झोंका है। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूं में स्याह बनाएं या यूं में सफ़ेद बनाएं या यूं में सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है और ना कोई बंदूक उठानी है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है और उसके रिजल्ट आपने देख लिए कि पाकिस्तान उधर तो डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, यूनिवर्सिटियां आ रही हैं, हमारे यहाँ तो ना एयरपोर्ट है कश्मीर में, ना रेलवे है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सारा कश्मीर उठ के लाहौर, कराची, रावलपिंडी और इधर आ रहा है क्योंकि जॉब्स यहाँ पे हैं, यूनिवर्सिटियां यहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान कितनी को देर ये नैरेटिव को बेच सकता है, क्योंकि अब इसमें इतनी जान नजर आती नहीं, क्योंकि एक तरफ आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, दूसरी तरफ आपको ये कहा रहा है यौम सियाह मनाएं। तो इस नैरेटिव पाकिस्तान को क्या करना चाहिए मजीद ताकि कोई नई बात सुनाए, और जिन्होंने पंजाबी कहते ना कोई नवा मंजन बेचो, मतलब यू हैव टू मूव ऑन। नहीं, इसके लिए नया मंजन यही है कि पाकिस्तान की जो इस तरह की पॉलिसी है, देखें ये जो यूनिवर्सिटियां वहाँ पे या मेडिकल स्कूल या सड़कें या ये जो माशी एक फर्क है उस तरफ के कश्मीर में भारतीय ज़ेर इंतजाम वो कोई रातों रात नहीं हो गया। मिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं कश्मीर, उसके ऊपर बड़ी वो उन्होंने किया कि जी हम इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि धोखा है ये, और बड़ा नाराज हुए इस बात पे, मुस्तरद कर दिया इन्होंने। अच्छा, और दूसरा जो स्टूडेंट्स का मामला उन्होंने मना कर दिया, तो इसके ऊपर भी जो है वो नाराजगी का इजहार किया गया कि क्यों मना किया। आप कैसे देख रहे हैं ये दोनों, क्योंकि ये लग रहा था ना कि ये नई हुकूमत आएगी तो दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में मोदी साहब का कश्मीर का जो दौरा है अल्टीमेटली इट्स देयर कंट्रोल्ड एरिया, वहां पे जाना, उस पे इतना ववेला करना डजंट मेक एनी सेंस। ये 370 के सस्पेंशन के बाद पहला दौरा था इसमें। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स के वहां पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऐलान किए वहां उन्होंने जाके। तो ये इस हिसाब से ये पहले क्या होता था गुज़श्ता 30 सालों में कि वहाँ पे गोलियां चल रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है या मार दाड़ हो रही है या वायलेंस है या तशद्दुद है, तो यहाँ से उसके हक में इसी तरह कभी यूम सियाह के नाम पे, कभी यूम सॉलिडारिटी के नाम पे, कभी किसी मजहबी दिन के नाम पे उनके हक में यहाँ पे जलसे और जुलूस निकल रहे हैं और चंदे हो रहे हैं और उनके हक में तकरीरें हो रही हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है भारत के ज़ेर एहतमाम, वो उसको इस हालत तक पहुंचाया गया। और वो जब इस हालत में पहुंचा तो जो मोदी साहब ने ये ड्रास्टिक एक्शन किया 5 अगस्त 2019 में उसने इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू किया और वहाँ के लोगों ने रियलाइज किया कि भाई हमारे ऊपर इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई। तो वहाँ पार की तरफ से तो वो उसी तरह खड़े हैं, कहते हैं हम आपके पीछे खड़े हैं। तो अब इस तरह हमारे पीछे खड़े होने का हमें फ़ायदा क्या है, जिसके नतीजे में आप यूं समझ लें कि डिस्कनेक्ट जो है वो हो गया और जिसकी वजह से वहाँ सूरत हाल में बेहतरी आई। चूँकि 2019 के बाद वहाँ पे कोई डेवलपमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान ने जो रोल पर वहाँ पे अदा किया, उसकी मौजूदगी में वो समझते हैं कि हमें बिट्रे किया गया, हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो ज्यादती की गई और हमारा जो टाइम था मोस्ट सीरियस ट्रायल था उसमें आके तो ये लोग या तो खामोश हो गए या इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफिकाना किस्म की पॉलिसियाँ अपनाई हैं। और अब आप खुद देखेंगे पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ और दूसरे लोग अब ये तकरीरें कर रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया जी, क्योंकि जो कुछ इमरान साहब ने 2019 के बाद किया उसमें वाहिद काबिल ज़िक्र चीज़ जो है उन्होंने एक तकरीर की जो कि गुज़श्ता 70 साल से हर साल यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल में, असम्बली में जो है वो होती है। आप पीछे से देख के जाएं, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या सदर नहीं गुजरा होगा जिसने तकरीर नहीं की है। तो इसके अलावा आप मुझे एक बात बता दें
कि उन्होंने कहीं कोई वफद भेजा हो, किसी मुल्क के किसी सरबराह से कोई मुलाकात की हो, या डायरेक्टली इंडिया को इस हवाले से जो कश्मीर पे क्रिटिसिज्म का, सवाए इसके कि जब जब उनको ज़रूरत पड़ती रही अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से तो वो इसका नाम लेते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये कहा गया कि जो मयारी तालीम है उससे क्यों रोका जा रहा है। तो आप नहीं समझते, आप तो जिस जगह पे बैठे हैं आप जानते हैं सारी दुनिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का एजुकेशन तो किसी ऐसी लाइन में नहीं आता, वहां का तो एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर समझा जाता है। देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज मच बेटर देन पाकिस्तान। आप मुझे ये, मैं छोटा सा उसका कंपैरिजन, अमेरिका के साथ तो कंपैरिजन करके उसका किया नहीं जा सकता। आप मुझे ये देखिए पाकिस्तान में आपके कितने इंग्लिश चैनल मौजूद हैं? जीरो, नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ एक वर्ड है बस। वही तो, आपके कितने इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं? आपके कितने पाकिस्तानी शहरी इंग्लिश बोल सकते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है? और आप मैं चले छोड़े, आप इस्लामिक साइड पे चले जाते हैं, आप कितने लोगों को खैर अरबी जबान क्या आनी है, आप पूछें कभी किसी को नमाज तर्जमे के साथ आती है तो नहीं आती, बड़े कम लोगों को आती। तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमने अपनी रेट ऑफ लिटरेसी तो सिर्फ यहां तक रखी हुई है कि कोई भी बंदा जो साइन कर सकता है वो एजुकेटेड है, वरना तो पाकिस्तान के अंदर तालीमी अदारों के हालात खराब है। और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा, अब कितने साल हो गए, 2 सदियां हो गई हैं मेरा ख्याल है, 90s से उनकी फौज वहां बैठी है, कम से कम 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम। अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो देयर इज नो वे, अफगान तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा, आप देख लीजिएगा कि जी हमने इंडिया को निप कर करके इंडिया को हमने बड़ा तंग करना है कश्मीर के अंदर, और वी विल एरोड इंडिया, इंडिया विल प्ले अ वेरी बिग प्राइस फॉर, वो सही है अपनी जगह, मगर एक्चुअली वी आर द वंस हु एंडेड अप पेइंग द प्राइस। हम कश्मीर में तो कुछ नहीं कर रहे, मगर वो बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो हम कुछ को भी ठंडा करना चाहेंगे तो जरा इनके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए, नॉर्मलाइज करें, बड़ी तकलीफ हो रही है। नमस्कार दोस्तों, अब बहुत समय बीत चुका है इंडिया और पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बदली है और वो है इंडिया का ग्रोथ। इंडिया का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ बहुत ही एक अलग लेवल का हो रहा है और 2014 के बाद इसमें बहुत ही अलग लेवल की स्पीड आ चुकी है। ऑब्वियसली अब इंडिया यहाँ पर ग्रो अच्छे से या फिर ज़्यादा से कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफेंस में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में ये हो सकता है। देखिए 1947-48 में हमने आधा कश्मीर छोड़ दिया, आधा मतलब 30% कश्मीर छोड़ दिया, 65 में हमने लाहौर छोड़ दिया, 71 में हम 90,000 सैनिक हमारे पास थे, फिर भी हम वो जो कश्मीर ले सकते थे उनके बिना पर कि 90,000 सैनिकों को वापस लौटा देंगे और इसके बदले आप कश्मीर खाली कर दो। और कारगिल में हम ये कर सकते थे कि गलती उन्होंने कर दी थी तो कश्मीर का कई सारा एरिया हम ले सकते थे, लेकिन फिर भी हमने वो नहीं किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पर फुल फ्लैज वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये होगी कि पाकिस्तान के पता नहीं कितने टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान सिंध अलग होगा, सिंधु देश अलग होगा, बलूचिस्तान होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग से देश होगा, POK हम ले लेंगे, और आज का जो पंजाब बचा है उसमें जो बची कुची जो ज़मीन होगी उसमें होगा आज का पाकिस्तान या फिर उस समय का पाकिस्तान। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। TTP की सरगर्मियां बढ़ गई, लेकिन अब बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा, पहले लाहौर में आपके शहर के अंदर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई जिसकी जिम्मेदारी एक नई बलोच तंजीम जो कि कोई इल्हाक हुआ है BNA, उन्होंने कबूल की। फिर केच के अंदर हुआ, फिर अब ये कल परसों आपने देखा कि 2 बड़े अटैक्स हुए हैं, एक पंजगूर में और एक नौशकी में, और उसकी जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो अभी तक आ रहे हैं। लेकिन आप तो पहले भी हमें ये बताते थे, लेकिन अगस्त से पहले जब तक अफगान तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया था, तो पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम जो हमारे तज्जियाकार थे वो कहते थे बस अफगान तालिबान आएंगे, NDS वहां से गायब हो जाएगी, राह गायब हो जाएगी, अमेरिकी चले जाएंगे, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी के मामला हल हो जाएंगे। ये क्या हो गया है?
क्या हो गया है? यही होना था जो हो गया है। इनका ख्याल है कि तालिबान इनके को पिट्ठू बन जाएंगे, तालिबान अमेरिका के नहीं बने, आपके बन जाएंगे। जाने दें, अफगान तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा, आप देख लीजिएगा। अफगान तालिबान की बातें नहीं सुनी आपने? किस किस्म की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ। और फिर आपको एहसास है इस बात का, हमारे मीडिया बताता नहीं है, मगर अफगानिस्तान के अंदर हमारा ख्याल है कि अफगान पश्तून जो है वो हमारे साथ हैं। एक्चुअली नो, पश्तून तो बिल्कुल छोड़े, अब बाकी भी कोई हमारे साथ नहीं है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान। हम समझते हमने बड़ी उनकी मदद की है, जो कि की है, मगर हमने मदाखलत भी बहुत की है, हमने फेवर्स भी बड़े प्ले किए, एक एक के साथ हमने गड़बड़ की है। तो हमारा अपना रोल वहाँ कोई खास अच्छा नहीं रहा। बहरहाल अब इनिशिएटिव हमारे पास नहीं है, तालिबान के पास है। मगर ये कि जी जिस तरीके के साथ कैंप्स के ऊपर हमले किए इन्होंने, ये तो बिल्कुल उस किस्म के अटैक्स हैं जैसे कि कश्मीर मुजाहिदीन इंडियन आर्मी के जो कैंप्स थे कश्मीर के अंदर उनके ऊपर करते थे, कि जनाब ट्रक भरा और पहुंच के गेट के ऊपर उठा कर दिया, उसके बाद लोग अंदर आ गए और शूटिंग करनी शुरू कर दी। ये पंजरूर में यही हुआ है। और अब हमें ये पता चलने लगा है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में। एक ग्रुप नहीं है, 3-4 ग्रुप्स हैं। हमारी आर्मी तो सारा बलूचिस्तान कवर नहीं कर सकती, और अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके जरिए ड्रोन्स वगैरह 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 हम करें। तो अब देखिए ना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, हमारी जो फौजी सोच है वो यही है कि फौजी सॉल्यूशंस होंगी, और दिन ब दिन फौजी सॉल्यूशंस हाथ से निकलती जा रही हैं। हाँ, इंडिया की पहले दिन मुझे याद है 90 की दहाई में हम सेमिनार सुनते होते थे ये फौजियों के और उनके इंटेलेक्चुअल्स के, जो कि उनकी हिमायत करते थे कि जी हमने इंडिया को निप कर करके इंडिया को हमने बड़ा तंग करना है कश्मीर के अंदर, और वी विल एरोड इंडिया, इंडिया विल प्ले अ वेरी बिग प्राइस फॉर। वो सही है अपनी जगह, मगर एक्चुअली वी आर द वंस हु एंडेड अप पेइंग द प्राइस। वी एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा रहे हैं। वो उनके लिए अब कितने साल हो गए, 2 सदियां हो गई हैं मेरा ख्याल है, 90s से उनकी फौज वहां बैठी है। कम अज कम 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम। अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो देयर इज नो वे यू कैन कीप द कन्वेंशनल बैलेंस। आपकी इकोनॉमी बैंकरप्ट है और आप कन्वेंशनल बैलेंस की सोच रहे हैं। अमेरिका चला गया जो आके आपको देता था कुछ, सऊदी अरेबिया आपके साथ नहीं है, तो आप मतलब अब दाड़े मुक गए। या आपने नोटिस किया होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की इमरान खान साहब को समझाने की कि भाई हिंदुस्तान के साथ कुछ कोल्ड वॉर बंद कर दो, और हमें जरूरत है तजारत करने की, और ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो बड़ा हॉट है, तो ईस्टर्न बॉर्डर को जरा कूल डाउन करने की। इंडिया बहुत ज्यादा टेररिज्म प्रमोट कर रहा है, कुछ अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाए तो इस वक्त हम कश्मीर में तो कुछ नहीं कर रहे, मगर वो बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो हम कुछ को भी ठंडा करना चाहेंगे तो जरा इनके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए, नॉर्मलाइज करें, बड़ी तकलीफ हो रही। तो खान साहब जो है वो पहले तो तैयार थे, मगर गालियां उन्होंने नरेंद्र मोदी को जाती तौर पे इतनी दी थी, और किस शक्ल से वो नरेंद्र मोदी के साथ बात करें, और वो कैसे नरेंद्र मोदी इनके साथ बात करेगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे कहा था भाई तजारत छोटी मोटी शुरू कर दो ना, चुप करके। तो खान साहब ने किया भी, फिर भाग गए कि नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं नहीं करता। डरते हैं ना अवाम से, कि अवाम ये ना कहे कि जी आप तो कहते थे मोदी का जो यार है वो गद्दार है, अब आप तो मोदी को जप्पी डाले हुए, आप ये चक्कर क्या है। ये होता है जब आप इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं, फिर वो घूम फिर के आपके ऊपर आगे लगते हैं। अब हमारी जरूरत है नॉर्मलाइज करने की, और इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया, उन्होंने कारोबारी लोगों को बुला लिया, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी ताजरों को बुला के उनको कहा यार तुसी गल करो, तुसी शुरू करो इंडिया के साथ बात, तुसी कहो कि जी तजारत होनी चाहिए, ये होनी, एक माहौल बनाए ताकि ये कामयाब हो सके। और प्राइम मिनिस्टर तो साड़ी गल नहीं सुनी। आपने मियां मंशा का बयान देखा होगा जो काफी मीडिया के अंदर आया, जिसमें उन्होंने यही बात की कि भारत के साथ जो है वो तिजारत जो है वो शुरू करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, मियां साहब बड़े कंजर्वेटिव आदमी हैं, मगर वो हमेशा ही इज बीन इन फेवर ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एंड मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी बात कोई नहीं सुनता। अब मेरा ख्याल है उन्हें किसी ने एस्टैब्लिशमेंट ने उन पे हाथ रखा और कहा कि यार गो अहेड बात करो। तो मियां साहब अब खुल के बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बातें होनी चाहिए ये। पता नहीं इमरान खान सुनेगा कि नहीं सुनेगा।
वाई वो किताबें लिखी गई हैं कि जी वाई स्टेट्स फेल, व्हाट इज द फेलियर फेलिंग स्टेट, व्हाट इज द फेल्ड स्टेट, वी हाउ नेशंस कोलैप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको चाहिए ये चीजें पढ़ें और कुछ सोचें कि हम कहाँ ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम्स और ये वो नॉनसेंस जो है ना, इससे काम नहीं चलेगा। इमरान खान ये आप समझते हैं आपको बेल आउट करा देगा, बस की बात नहीं। अब आप वो क्या रहे हैं अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ, पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अमेरिका इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है बलूचिस्तान के बाद उसकी नजर कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे रोज रोना रोता हूं ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो बैगर भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, अब कभी भी अगर अमेरिका की तरफ से उस हिसाब से काम नहीं हुआ पाकिस्तान का, तो सीधा वो स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, अमेरिका कर रहा है वगैरह वगैरह। पाकिस्तान अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है चाइना को, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत या फिर कहेगी सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मदद की है ना, वो अमेरिका ने की है, चाहे पैसों से हो, चाहे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को खड़ा रखने के अंदर की बात हो। भले ही उसमें अमेरिका के कई सारे लाभ थे, लेकिन उसके सामने चाइना के भी लाभ है। अगर चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तो चाइना भी इंडिया के सामने पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता था कि भाई जिससे इंडिया पाकिस्तान के साथ बिजी रहे और वो यहाँ पर ग्लोबल पावर बनता रहे। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई भी कंट्री यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है, तब उनसे दिक्कत हो जाती है, या फिर इनडायरेक्टली उनसे मदद नहीं मिलती तो उनसे दिक्कत हो जाती है। और फिर यहाँ पर इंडिया का नाम जब भी आता है, तब एक ही चीज़ होती है कि देखिए कितना पैसा यहाँ पर ऑब्वियसली इंडिया कर रहा होगा बलूचिस्तान के अंदर, या फिर पीओके के अंदर, या फिर जो भी यहाँ पर लोग पाकिस्तान के अंदर अज्ञात शख्सों द्वारा जो मारे जा रहे हैं, अज्ञात लोगों द्वारा, तो उसमें भी इंडिया फंडिंग करता होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। क्यों नहीं बुलाया फिर इन्हें? आप वो जो सिक्योरिटी डायलॉग था उसमें कैमरन मंत्र की तकरीर का मतन पढ़ें। वो कहता है पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। उनका वजीर दफा आता है इंडिया से अफगानिस्तान चला जाता है, यहाँ सिर्फ एक टेलीफोन करता है। और जो बाइडेन जिससे कोई तवक्कुआत थी वो उससे भी बढ़ के आगे जो है डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, अमेरिका क्या कह रहा है आपको? एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है। कैमरन मंत्र की तकरीर हर शख्स को पढ़नी चाहिए। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि अमरीकी ब्लॉक में तुम्हें शामिल होना होगा, अब भारत की बालादस्ती कबूल करनी होगी और हम वरना तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। कर नहीं सकता कोई माई का लाल। कश्मीरियों की जद्दोजहद हम पे मुनहसर नहीं है रही, वो दाखिली तहरीक है। अच्छा, अब आप वो क्या रहे हैं अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ, भूल जाओ। तुम्हें तैमूर में याद आता है कि फलां एक अक़लियत है, उसके हुकूक जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तुम्हें याद आता है सूडान में जो है फलां कबाइल जो हैं, कदीम कबाइल बुत परस्त, उनके हुकूक मुतासर हो रहे हैं। दुनिया में हर कई इंसानी हुकूक की तुम्हें फिक्र है, और ये डेमोक्रेटिक फिक्र नहीं। ये जो पार्टी है ये तो खास तौर पर वहाँ इंसान नहीं बसते, उनका लहू सुर्ख नहीं है। वो क्या मतलब ये उनको भूल जाओ, ये मुतालबा है। हुकूमत को चाहिए और मिलिट्री लीडरशिप को भी चाहिए कौम को एतमाद मिले। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोई अखबार में जाए और आज़ाद कश्मीर में जाकर देख ले, खुद मुख्तार कश्मीर के लिए कैसे जनाब एक कैंपेन डेवलप की जा रही है। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है, बलूचिस्तान के बाद उसकी नज़र कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे आप अगर अपने दोस्त को पहचानते ही नहीं है कौन है और दुश्मन को पहचानते ही नहीं है, तो ये एस्केपिज्म है, ये राह फरार है ज़हनी तौर पे। और इसके बाद आपकी ज़िंदगी का कितना इम्कान बाकी रहेगा शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दे के और बिल्ली को दे के, जैसे कबूतर जो है वो छुप जाता है। भाई ये कोई रवैया है? हमारा दोस्त इंडिया तो देखिए हमें तबाह करने पर तुला हुआ, अल्लाह ने हमें बचा रखा है। हुकूमतों को क्या करना इसराइल होगा? है, सब सियासतदानों को क्या करना होगा? सियासतदान, ये सियासतदान है, एक आवाज नहीं आती,
कब्रिस्तान बन गया, अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज नहीं आती वो। और हर चीज पे रैलियां निकल सकती हैं, हर चीज पे जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायदे आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, ठीक है, ड्राक है। और इधर कुछ लोग हैं सिविल सर्विस में, वो एक वजीर ने नहीं कह दिया था कि अपना बड़े दोस्त हैं इमरान खान साहब के, सीपैक के बारे में, याद नहीं क्या कहा था उन्होंने? तो ये ऑब्सेशन है इनको अमेरिका की और यूरोप की। बच्चे वहाँ पढ़े और लोग हैं पाकिस्तानी जो एरिज़ोना में जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं और जो ख़रीद रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़े हैं और सिविल सर्वेंट हैं कितने जिनकी वहाँ की शहरियत है। जब आपने उसको अपने सर पे सवार कर लिया, जब आप अपने पाँव पे खड़े, मैं वही रोज़ रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो बेगर भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। तो भाई वो तो आपको कह रहे हैं आप रडार पे नहीं है, अफगानिस्तान पे भी वो आपको ब्लैकमेल करते रहे। अच्छा वो आप बोले आपका मुस्तकबिल चीन के साथ है, $300 बिलियन के मुआहदे 400 से उन्होंने 300 कर दिया उसको। अच्छा 400 बिलियन से वो इसलिए कि भाई कितना एब्जॉर्ब कर सकता, कई पहलू देखने होते हैं। दुरुस्त। यहाँ आप एक कंफ्यूजन में है। ये जो बात कह दी गई जी हम शाह महमूद साहब ने कहा कि हम फरीक नहीं होंगे किसी इलाकाई मुतनाज़े क्या बात है। अच्छा ये अमेरिका की तरफ जाते हैं भाग भाग के। देखिए ये जो खौफ होता है ना एक, और जो ऑब्सेशन होती है, ये जब ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का इंटरेक्शन इस तरह से होता है, फिर आमकाना फैसले होते हैं। अब अमेरिका की तरफ भाग भाग के क्यों जाते हैं? हमें हकीकी दोस्तों को पहचानना होगा हारून साहब। नहीं, हम जानते हैं ये कमजोर लोग हैं। ताकत एक नफसियाती चीज है, ये हमारी जो इशरफिया है ना, ये वहीं घुसती है जाके। जिस वो अमेरिकी सफीर का एक इंटरव्यू था, डॉन में छपा था कि भिखारियों की तरह जो हैं ये ताजर और अफसर और जनाब बड़े बड़े लीडर अपने बच्चों के लिए वीजे मांगते हैं। मुझे एक आदमी याद है, जनाब हमीद गुल साहब से कहा उन्होंने आपके बच्चों को अमेरिका में पढ़ा देंगे। अच्छा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इसका। मतलब ये नहीं उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, ये देखेंगे, बात करेंगे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। या जनरल काकड़ थे, अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे, कोई खुदा का खौफ करें, कोई अगर कौम से मोहब्बत नहीं है तो कम से कम कोई कॉमन सेंस ही होनी चाहिए। ये नहीं हो सकेगा। उस एक दिन अगर अली गिलानी और उनके साथियों ने उठ के कह दिया कि हमें बिट्रे किया जा रहा है, तो इसका नतीजा क्या? इमरान खान साहब खूब सोच समझ लें और बाकी लोग भी खूब। खिताब किया लम्ज़ में तलबा से, जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त, कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये अफरा तफरी रही तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगी और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेगी ये बनाना रिपब्लिक बन गई है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है। अपनी आदत बना ली है हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी है जो मेजोरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। बड़ा अहम विजिट, इतना अहम बड़ी खबर ये बन गई कि इसको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया बड़ी खबर बनाकर कोट कर। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के कई सारे पत्रकार, इवन आर्मी चीफ या फिर कहे कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कश्मीर के मामले में कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो इंडिया वाला कश्मीर है वो तुम ले नहीं सकते, लेकिन जो अपना कश्मीर है उसको बचाने के लिए डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हो सकती है, या फिर हम टेबल टॉक कर सकते हैं, और या फिर इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं या फिर अच्छे रख सकते हैं, जिससे होगा ये कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको छीनने के लिए हमला नहीं करेगा। अदरवाइज़ अगर इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको लेने की बात करें तो दो चीज़ों से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि भाई हमला कर दे पाकिस्तान, जो 4 बार पहले भी कर चुका है, और अब भी अगर करता है तो कुछ नहीं होने वाला, और अब तो बुरा पिटेगा और इतना पिटेगा कि कितने टुकड़े करवाएगा पाकिस्तान के। दूसरा, पॉलिटिकली आप देखो वो भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर इंडिया के साथ अगर हमें अपना कश्मीर भी बचा रहा है ना, तो सिर्फ बातचीत करते रहना चाहिए।
जैसे होगा ये कि इंडिया को लगेगा कि रिलेशन अच्छे है तो हमला नहीं करते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी खिताब किया लम्स में तलबा से, और ये महफिल 7.5 घंटे ये सेटिंग चली। लम्स यूनिवर्सिटी ने तमाम उनके 5000 से ज़्यादा तलबा हैं। लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी है, बड़ी फेमस है, पाकिस्तान की सबसे, अगर आपके महंगी और सबसे एलीट यूनिवर्सिटी है तो वो लम्स है। उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने बात की। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने उन्होंने कहा कि जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई तो उस पर उन्होंने एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त, और अब हमारे पास, जब उनसे पूछा गया तो फिर हल क्या, तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इमरान को मैंने कहा था कि, लेकिन इमरान ने को प्रेफर किया और मेरी बात नहीं मानी, और उस पर उन्होंने कहा कि इसके पाकिस्तान को अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। यकीनन उनका इशारा यूरोपीय यूनियन के GSP+ स्टेटस और दीगर चीज़ों की तरफ होगा, जो मगरब से अब पाकिस्तान को बैकलैश आएगा। आर्मी चीफ ने लम्स का विजिट किया, बड़ा अहम विजिट, इतना अहम, बड़ी खबर ये बन गई कि इसको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया बड़ी खबर बनाकर कोट कर रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की। वो बात जो है वो तो बड़ी हैरान कुन है वैसे, कि जी जो वहाँ पे जो भारत है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में और ख़ास तौर पर अगर आप कह लें कि जासूसी में बहुत आगे जा चुका है, यानी है कि उसके पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है इस हवाले। वो टारगेटिंग रियासत के लिए बड़ी ख़राब बात है जी, और नेशनल यूनिटी और नेशनल कोहेजन के लिए बड़ी, और आगे जिस किस्म के फैसले आने हैं इकोनॉमिक्स के और ये वो, अगर वो डिले हो जाते हैं या वो होते नहीं हैं, बजट भी आगे आना है और ये अफरा तफरी रही, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बिल्कुल आपको साथ छोड़ देगी और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेगी ये बनाना रिपब्लिक बन गई है, और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को ये सोच आए कि ये तो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, वो मानता नहीं है, ये छोड़ते नहीं है, तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और अगर वहाँ हम आ गए तो अल्लाह ही रहम करेगा। ऐसे ही ऑप्शंस की बात। अच्छा, बड़े प्लेयर्स की तो क्लैरिटी आ गई। मगर मैं एक बात पे मैं वाज़े तौर पे अटा हुआ हूँ, जैसे कि ना अटक गया हूँ कि खान साहब सरवाइव नहीं कर सकते। ओके सेठी साहब, नहीं कर सकते। जब धरने शुरू हुए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जी, तो उसके पीछे पूरा एस्टेब्लिशमेंट थी। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है। फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, हर जगह स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए। एक हम लोगों ने अपनी आदत बना ली है, हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी हैं जो मेजॉरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बेहतर चीज़ सीख लें या हम बांग्लादेश से सीख लें तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे के बहुत से इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर वक्त मुकाबलों में लगे रहते हैं और हम कंपटीशन भी ऐसे लोगों से करते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते। बहुत हद तक ये जिम्मेदारी फॉरेन मिनिस्टर की भी होती है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह से लोगों के साथ बैठते हैं, चाहे वो UAE के एम्बेसडर के सामने जो पिक्चर्स चल रही थी वो भी सबने देखी है। बाकी कोई अगर आता है किसी और कंट्री का हमें विजिट करने आता है तो वो बेचारे ने अपनी अम्ब्रेला खुद पकड़ी होती है और शाह साहब की अम्ब्रेला उनके साथ के जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं या उनके जो असिस्टेंट होते हैं उन्होंने पकड़ी होती है। हमारा और भारत का DNA तो एक है, हम लोग एक ही हैं सारे। मतलब ये नहीं है कि उनका जिसे वो कहते हैं ना कि वो कोई हमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है या हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक ही ब्रीड है, एक इलाका है, एक ही हमारा DNA, एक ही सारा कुछ है। सिर्फ फर्क एक चीज का, उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। उन्होंने समहाउ दे मैनेज के उनके इंस्टीट्यूशंस प्रिवेल करें, हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स प्रिवेल करते हैं। हमारे यहाँ जिसे आप कह लें कि लोग मजबूत हैं, उनका अदारा मजबूत है। तो उधर पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करती है। शाह साहब को ये कहते हुए कि आर्टिकल 370 जो है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, ये उन्होंने कहा था ना। अगले साल मार्च में क्या कहते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे सारी मुस्लिम ममालिक की, तो बुला लें। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? हमारे वज़ीर ख़ारजा अभी जब न्यूयॉर्क गए थे तो वहाँ रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने मुलाकात देने से इनकार कर दिया। हर चीज़ में जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायद आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है और आप इस तरह सोए पड़े हैं। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स फिक्सेटेड अगेंस्ट इंडिया।
नमस्कार दोस्तों। अब इमरान खान के समय जो मतलब उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री था, 370 और 35 से जो हमने हटाया, उसके बाद इमरान खान ने बहुत यहाँ पर ऊंच नीच करने की ट्राई की। और उसके अलावा आज भी यही बात होती है, जब कभी भी 370 और 35 की बात होती है ना, तब कोई भी चीज़ हो, अगर मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू होने की बात उसको हवा मिलती है, तो तुरंत पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आएगा कि जब तक इंडिया जो है वो 370 और 35 को फिर से री इम्प्लीमेंट नहीं करता, या फिर री इम्प्लीमेंट नहीं करता, तब तक हम इंडिया से ट्रेड शुरू नहीं करेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इंडिया की है। इंडिया से अगर पाकिस्तान का ट्रेड शुरू हो जाता है तो बहुत बड़े लेवल पर महंगाई और बेरोजगारी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी क्यों नहीं करता पाकिस्तान? क्योंकि वहाँ पर जो 3-4 पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी यहाँ पर इंडिया की तरफ आगे बढ़ेगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको टारगेट करेगी और सीधा यही जवाब देगी कि भाई देखिए, अपने मतलब कुछ पैसे बचाने के लिए या फिर कुछ मुनाफा कमाने के लिए या फिर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा कि भाई आप इंडिया के सामने चुक गए। और जब इस टाइप के स्टेटमेंट आएंगे तब पाकिस्तान के लोग थोड़े भावुक होंगे, वोट्स उसको कम पड़ेंगे और वही वोट्स के लिए जो पाकिस्तानी सरकार है वो इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करना नहीं चाहती। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो अभी ये शाह महमूद कुरैशी साहब एक नई काम कर रहे हैं कि ये मुस्लिम वर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब ने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी जो स्ट्रगल है वो इस्लामिक दुनिया के इर्द गिर्द घुमा दी है, ताकि जो रियासत की ओरिएंटेशन है वो बदली जाए। मुस्लिम वर्ल्ड इसके लिए तैयार होगी। हाउ डू यू सी दीज ऑप्टिक्स? क्या आपने और मैंने वो यूट्यूब क्या कहते हैं पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू देते नहीं सुना शाह साहब को ये कहते हुए कि आर्टिकल 370 जो है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है? ये उन्होंने कहा था ना। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स फिक्सेटेड अगेंस्ट इंडिया, और अब तो लगता है ये तमाशा था कि पहले कहना कि आर्टिकल 370 इज एन इंटरनल मैटर, फिर कहना कि नहीं यूएन रेजोल्यूशंस अप्लाई होते हैं, और अब कर देना कि हम ये एक अगले साल कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। फॉर मी दिस इज अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर वाकई शाह महमूद कुरैशी, सलाउद्दीन अयूबी सानी हैं और इमरान खान ये एक अमीरुल मोमिनीन है, तो सबसे पहले तो रेजोल्यूशन लाए ना उगेर मूवमेंट्स के ऊपर, चाइनीज के ऊपर। ये भी आप कह सकते हैं कि नहीं, चाइना में बिल्कुल कोई जुल्म नहीं हो रहा और ये सब बकवास है, बट अ रेजोल्यूशन इज नीडेड। हाउ कैन यू रिमेन न्यूट्रल जबकि सारी दुनिया कह रही है कि 1 मिलियन से ज्यादा उइगर मुसलमानों को वो स्कूलों में उन्होंने डाला है और उनको नाम बदल रहे हैं। इफ दे आर क्वाइट देयर, आपका ख्याल है कि इंडिया के खिलाफ जब ये कर रहे हैं तो इंडिया जब अपने बाहर जाके डिप्लोमेटिक बात करेगा तो वो ये पॉइंट आउट नहीं करेगा? इनकी डुप्लिसिटी आप देखें, इनकी लैक ऑफ मॉरल ग्राउंड देखें कि उगेर्स पे बात कोई नहीं है और हमारे साथ हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी। हमारे वज़ीर ख़ारजा अभी जब न्यूयॉर्क गए थे तो वहाँ रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने मुलाकात देने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी तक जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी इग्नोर कर रहा है हमारे वज़ीर ख़ारजा को, और हमारे वज़ीर आज़म को भी इग्नोर कर रहे हैं सदर बाइडन। तो ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह मामलात होंगे। अगर साउथ एशिया पॉलिसी रिव्यू हो रही है तो फिर मोदी से क्यों बात की और दूसरे लीडर से क्यों बात की? फिर अफ़गानिस्तान की जो विड्रॉल उसको इतना प्रेसिपिटेट क्यों किया? अब सुना है कि 4 जुलाई तक शायद सारी फ़ौजें निकल जाएं रादर देन के 11 सितंबर तक सॉरी। तो ये भी बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से कुछ हमारी शायद डिप्लोमेसी में कुछ थोड़े बहुत सही है तो हम अपने पत्ते नहीं खेल पाए वाशिंगटन में, सही लोगों को हम इंग्रेस नहीं कर पाए जो नई एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हुकूमत को देखनी चाहिए। रोज़ रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। तो भाई वो तो आपको कह रहे हैं आप रडार पे नहीं है, अफगानिस्तान पर भी वो आपको ब्लैकमेल करते रहे। आपको याद है क्या हुआ था? हमारी चौकी पे हमला कर दिया था अमेरिका ने सलाला पे, जिसमें जनरल कैनी ने। अब अमेरिका की तरफ भाग भाग के क्यों जाते हैं?
हमें हकीकी दोस्तों को पहचानना होगा हारून साहब। नहीं, हम जानते हैं ये कमजोर लोग हैं। ताकत एक नफसियाती चीज है। ये हमारी जो इशरफिया है ना, ये वहीं घुसती है जाके। जिस वो अमेरिकी सफीर का एक इंटरव्यू था, डॉन में छपा था कि भिखारियों की तरह जो हैं ये ताजर और अफसर और जनाब बड़े बड़े लीडर अपने बच्चों के लिए वीजे मांगते हैं। कैसे जनाब एक कैंपेन डेवलप की जा रही है, इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है। बलूचिस्तान के बाद उसकी नज़र कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे आप अगर अपने दोस्त को पहचानते ही नहीं है कौन है और दुश्मन को पहचानते ही नहीं है, तो ये एस्केपिज्म है, ये राह फरार है ज़हनी तौर पे। और इसके बाद आपकी ज़िंदगी का कितना इम्कान बाकी रहेगा शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दे के और बिल्ली को दे के जैसे कबूतर जो है वो छुप जाता है। भाई ये कोई रवैया है? हमारा दोस्त इंडिया तो देखिए हमें तबाह करने पर तुला हुआ। अल्लाह ने हमें बचा रखा है, एक आवाज नहीं आती, कब्रिस्तान बन गया। अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज नहीं आती वो। और हर चीज पे रैलियां निकल सकती हैं, हर चीज पे जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायद आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, और आप इस तरह सोए पड़े हैं। इसका कोई मॉरल एथिकल बेसिस नहीं है। और मैंने कहा है बुला के देख लो यार, क्या हो जाएगा। इंडिया कहेगा कि ये तो इस्लाम वर्सेस इंडिया कर रहे हैं, तो बाकी दुनिया तो इस्लामिक नहीं है ना। और उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। रशिया ने मार मार के मुसलमानों का सत्यानाश किया है, अभी सीरिया के अंदर तबाह नहीं कर दिया उन्होंने। तो कौन है इनके हक में जो अल्टीमेटली अगर जंग हो या कुछ हो तो इनके साथ खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा। जापान इनके साथ आ जाएगा क्योंकि OIC को इन्होंने बुला लिया, जापानीज इस्लामिक है। जर्मनी आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आ जाएंगे, USA आ जाएगा, UK आ जाएगा। पीपल who have economic power and who have military power and they do business with India and so on. पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है ना वो है कि ये बना था इस क्लेम पे कि हिंदू और इंडिया इस्लाम को खत्म कर देंगे और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। ना मुसलमान खत्म हुए ना इस्लाम खत्म हुआ, अलबत्ता इस्लाम डिवाइड हो गया। अगले साल मार्च में क्या कहते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे सारी मुस्लिम ममालिक की, तो बुला लें। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? 1974 में भी तो एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जिसमें कहा गया था वी विल वॉक हैंड इन हैंड इनटू जेरूसलम। ये ज़ैड भुट्टो ने कहा था और शाह फैसल उसमें थे, और शाह फैसल गॉट असैसिनेटेड बाय हिज ओन फैमिली, भुट्टो साहब गॉट हैंग्ड, और लिबिया के जो किंग वो हैं उनको मरवा दिया वेस्ट ने। तो क्या अचीव हुआ था तब भी? पाकिस्तान हैज अ प्रॉब्लम के इनकी अपनी इस धरती के साथ एसोसिएशन नहीं है, ना इनके लोगों से है, ना ये उनकी जबानों को रिस्पेक्ट करते हैं, ना उनके कल्चर को एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक इस्लामिक जो है ना खोल, उसको बार बार पाकिस्तान पे इम्पोज कर रहे हैं। आई थिंक आई हैव गिवन यू अ लॉन्ग आंसर, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान। कोई इनको ये कर लें। देखें, आप कहते हैं ना ये मार्च में होगा, तो 9 महीने वाली बात है। आज अब ये वो शाह महमूद कुरैशी ने वो इंसेमिनेशन की है, 9 महीने में वो आ जाएगा। उसका हाल देख लेना क्या होता है। वही हुआ जो 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, और पता नहीं कितना शोर मचा था। व्हाट हैपेंड? नथिंग। बल्कि पॉलिटिकली दिस इज अ वेरी रॉन्ग मूव। देखें, पाकिस्तान ने कभी इंडिया को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मेंबर नहीं बनने दिया गया, हालांकि मुसलमानों की परसेंटेज पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में है, और कई मुल्क उसके मेंबर हैं जहां पे मुसलमान माइनॉरिटीज में है, वो मुस्लिम मुल्क भी नहीं है, एंड दे आर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। संजय हीरा मंसाली एक ऐसा नाम है जिसको पाकिस्तानी भी जानते हैं। तो इन्होंने अगली मूवी जो बनाने के लिए प्रोजेक्ट चुना है वो है हीरा मंडी। लाहौर की हीरा मंडी का किसको नहीं पता। मुसलमानों को ईवल दिखाने का शौक चढ़ा है। मुसलमान हुक्मरान जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं, उनको अजीबो गरीब
मतलब जाहिल वो, अनपढ़ वो, गवार वो। इस खबर के आने के बाद मंशा पाशा ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर फिक्शनल नैरेटिव्स को भी सेंसर किया जाता है। क्या पाकिस्तान में हीरा मंडी जैसे मौजू पर फिल्म बनाई जा सकती है? और अगर ये फिल्म बनाई गई तो ये क्या पाकिस्तान में रिलीज़ हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, अब कुछ समय पहले यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की गई थी बाय नेटफ्लिक्स एंड बाय संजय लीला भंसाली जी कि भाई आने वाले दिनों में एक हीरा मंडी करके एक मूवी बनाई जाएगी। अब हीरा मंडी जो है वो जो जगह है वो पाकिस्तान के लाहौर में है, मतलब उसके आसपास कहीं होगी। अब यहाँ पर पाकिस्तानियों को दिक्कत इसीलिए लगती है कि भाई उनको ये लगता है कि हमको कैसा यहाँ पर पोर्ट्रे किया जाएगा। अब देखिए, आपने जो किया है ना वो भुगतना तो पड़ेगा, ठीक है। जैसे उनको वो पद्मावत मूवी अच्छी लगी थी लेकिन उसमें खिलजी का रोल अच्छा नहीं लगा था। हम मुसलमानों ने कभी ऐसा नहीं किया। उनका कहना यही था, क्योंकि मैंने उस समय भी पाकिस्तान के कई सारे रिएक्शंस देखे थे। अब उनका कहना ये था कि भाई हमने मुसलमानों ने कभी ऐसा नहीं किया। अभी भाई हिस्ट्री है, तक्षशिला 6 महीने तक जलती रही थी, ठीक है। कई सारे मंदिर आज भी पाए जाते हैं कि अगर उसमें थोड़ी साफ सफाई की जाती है किसी जगह पर या फिर किसी मस्जिद में, तो नीचे दिखता है कि भाई यहाँ पर पहले मंदिर था और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। तो कहने का मतलब यह है कि देखते ये मूवी या फिर जो भी सीरीज़ है कि मूवी है, जो भी देखते हैं आने वाले दिनों में कब रिलीज़ होती है और उसमें कंटेंट क्या है और उस समय पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। भंसाली एक ऐसा नाम है जिसको पाकिस्तानी भी जानते हैं। अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो ये नाम गूंजता है। ऐसी ऐसी फिल्में बना चुके हैं, कमाल के मास्टरपीसेस संजय लीला भंसाली बना चुके हैं, जिसमें पद्मावत शामिल है, जिसमें बाजीराव मस्तानी शामिल है। लेकिन अब इनको शौक चढ़ा है डिफरेंट मूवी करने का, तो इन्होंने अगली मूवी जो बनाने के लिए प्रोजेक्ट चुना है वो है हीरा मंडी। लाहौर की हीरा मंडी का किसको नहीं पता। अच्छा, एक चीज जो इनकी हालिया फिल्मों में नुमाया होती जा रही है वो ये है कि इनको न जाने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का शौक चढ़ा है। मुसलमानों को ईवल दिखाने का शौक चढ़ा है। मुसलमान हुक्मरान जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं उनको अजीबो गरीब, मतलब जाहिल वो, अनपढ़ वो, गवार वो, और ये जो इनके होते थे राजपूत राजे, वो बड़े ही महजब सलीके वाले, तो एहतराम देने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, बहादुर, हाँ जी। और जो मुसलमान है उसकी तरफ मुसलमान हुक्मरान वो उजड़ जाहिल। तो लाहौर की हीरा मंडी पर संजय लीला भंसाली एक मूवी बनाने जा रहे हैं। आलिया भट्ट इसमें लीड किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या और माधुरी को भी कंसिडर किया जा रहा है कि वो भी एक और किरदार में वहां पर सामने आए। इस खबर के आने के बाद मंशा पाशा ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर फिक्शनल नैरेटिव्स को भी सेंसर किया जाता है। उसके साथ ही मुझे 2 मिसालें मेरे जहन में आ गई। एक फिल्म दुर्ज की, दूसरी फिल्म जिंदगी तमाशा। फिल्म दुर्ज जो कि पाकिस्तान की एक हकीकी कहानी पर मबनी फिल्म थी, जिसके अंदर दिखाया गया था कि आदमखोर इंसानों का गोश्त खाते हैं। बाद में पाकिस्तान में उन पर कार्रवाई हुई, वो लोग गिरफ्तार हुए। दूसरी फिल्म जिंदगी तमाशा, जिसके एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ, उसके बाद एहतजाज हुआ, ट्रेलर को यूट्यूब से हटा दिया गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने सड़कों पर एहतजाज किया, बात अदालत तक चली गई, सेंसर बोर्ड ने पाबंदी लगा दी थी। फिल्म के हिदायतकार सरमद खूसट ने वज़ीर आज़म तक से भी इसकी अपील की कि फ़िल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दी जाए। फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कई महीनों बाद बिल आखिर फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त मिली। लॉकडाउन के बाद सिनेमा घर बंद हैं, फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं की जा सकी। बॉलीवुड इस तरह की फिल्में बना क्यों लेता है? अगर संजय लीला भंसाली की बात की जाए तो उनकी एक और आने वाली फिल्म है गंगूबाई, जो कि तवाइफों की ज़िंदगी पर मबनी है। क्या पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बनती हैं या बनी हैं, या अगर बनेंगी तो लोग देखना चाहेंगे या उन्हें इजाज़त मिलेगी? ये कई सवालात हैं। बॉलीवुड में अगर बात की जाए तो बॉलीवुड हर तरह की फिल्में भी बनाता है और ज़ाहिर है प्रोपागंडा भी करता है। प्रोपागंडा की मिसाल मैं आपको दूं, जैसे कि उन्होंने एक वेब सीरीज़ बार्ड ऑफ ब्लड में दिखाया, पाकिस्तानी फिल्म बॉर्डर में दिखाया कि उन्होंने झूठ पर मबनी कि ये उन्होंने ये कर दिया और पाकिस्तान में वो कर दिया। इसी की एक मिसाल लाहौर में वाक़ हीरा मंडी है। जो लोग कहते हैं कि हीरा मंडी नहीं है, ख़त्म हो गई, ये भी गलत है। हीरा मंडी थी, हीरा मंडी है। तो हमें अपनी सोसाइटी में इस तरह के टॉपिक्स और इस तरह की जो हमारी हिस्ट्री है
उसके ऊपर फिल्म बनाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में हीरा मंडी जैसे मौजू पर फिल्म बनाई जा सकती है, और अगर ये फिल्म बनाई गई तो ये क्या पाकिस्तान में रिलीज हो सकती है? आपको पता ही है लाहौर की हीरा मंडी का एक रेड लाइट एरिया है, पूरा एक इलाका जो है जो मशहूर था कि यहाँ पे तवाइफें होती थी, यहाँ पर मुजरा होता था, यहाँ पर रक्स हुआ करता था। एक जमाना था, मैं उसको आज से कोई 100 साल पहले कह लें, बल्कि शायद 100 भी नहीं, 70-80 साल पहले कह ले। इस जमाने में जब यहाँ पर रक्स वक्स हुआ करता था तो इसको आर्ट भी, कल्चर भी है वो नाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन खैर इसको आप यूं कह सकते हैं कि फिर भी ये रेड लाइट एरिया था। शरीफ लोग यहाँ पर अव्वल तो जाया नहीं करते थे, और अगर किसी का शौक होता भी था जाने का तो वो अपना मुंह छुपा के, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपा कर जाया करता था। अब इसमें दिखाया क्या जाएगा? इसमें दिखाया जाएगा कि हीरा मंडी में जो वर्कर्स जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से उनकी जिंदगी गुजरती है, वो कैसी जिंदगी होती है, वो दिखाया जाएगा। अब अगर तो मुझे नहीं पता स्टोरी एग्जैक्टली क्या होगी इसकी, क्योंकि अभी तक कुछ रिवील नहीं किया उन्होंने। हाँ, अगर थोड़ा पुराना जमाना दिखा रहे हैं तो फिर यस, उसमें जैसे कि हम देखते थे, वो आपको याद होगा मूवी थी पाकीज़ा, उसमें वो क्या गाना था, मुझे गाना याद नहीं आ रहा, चलते चलते ही यूं ही कोई मिल गया था, इस तरह के गाने, वो जो पूरा मंजर था वहां पे कोठों का और तवाइफें और वो मंजर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो हाँ, हीरा मंडी में एक जमाने में वो सब कुछ हुआ करता था। संजय लीला भंसाली एक अच्छा फिल्म मेकर है, मुझे बास चीजों पर एतराज है, वो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मगर अगर फिल्म मेकिंग की बात की जाए, ही इज एन एक्सीलेंट फिल्म मेकर। इनकी फिल्मों में म्यूजिक बहुत कमाल होता है, और मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर ये मूवी ये बनाता है हीरा मंडी पे तो ये बंदा इसके साथ इंसाफ जरूर करेगा। भारतीय मीडिया पर एक खबर सामने आती है जिसमें बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार संजय लीला भंसाली लाहौर में वाक़े बदनाम ज़माना कहें या मशहूर ज़माना कहें, हीरा मंडी के ऊपर फिल्म बनाने जा रहे हैं। का हमारा टॉपिक ये है, माइक्रोसॉफ्ट जो कि अमेरिकन कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में, ताकि इंडिया के शहर हैदराबाद में डाटा सेंटर ओपन। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें गिला करते हैं। हर चीज इंडिया में हो रही है, जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो अपना दफ्तर जाके पहले खोलती हैं इंडिया में। पाकिस्तान के पास वो कंपनियां है ही नहीं, वो दफातर है ही नहीं, वो सहूलतें, वो ई कॉमर्स के बड़े बड़े जॉइंट्स है ही नहीं। आप पेपैल को देख लें, आप यूट्यूब के दफातर देख लें, गूगल, फेसबुक, सब कुछ इंडिया में है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप उनके ऑटो सेक्टर को भी देख लें तो शायद हमसे वो बहुत ज़्यादा है। आईटी सेक्टर तो एक तरफ, उनका हर दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, ऑटो सेक्टर देख लें, हमसे बहुत बड़े लेवल पे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हर कंपनी का चूंकि अपना बेनिफिट है, बेनिफिशरी वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट मार्जिन भी उस हिसाब से आ रहा हो। तो यही एक वजह कि इंडिया एक उनके लिए एक ग्लोबल विलेज की सी वो समझ लें कि वो नमस्कार दोस्तों, बिल गेट्स या फिर आप कहो कि माइक्रोसॉफ्ट आने वाले दिनों में $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाला है। हम सबको पता है, अब ये कोई बड़ी बात नहीं। मान लीजिए कोई किसी के पास अगर $1 ट्रिलियन भी और अगर वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कंट्री है। अगर आज कोई अच्छा पैसा लगाता है तो उसकी गारंटी है कि उसको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा इंडिया से। अगर कोई वियतनाम या फिर कहे कि चाइना या फिर किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो कंपेयर टू इंडिया उसको इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे। और देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर एक अलग से बेनिफिट होता है कि यहाँ पर अगर सरकारें बदल भी जाती है फिर भी तो जिस सरकार ने आपको कुछ गारंटीज़ दी है दूसरी सरकार उसको वो गारंटी को हटा नहीं सकती, वो भी उस सारी चीज़ों को फॉलो करेगी। अब चाइना जैसा नहीं है कि भाई उसका बेनिफिट यहाँ पर हो चुका है या फिर अपना इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है तो आपको कह देगा कि भाई आप अपना कंट्री, हमारा कंट्री खाली कर दो। ऐसा मतलब इंडिया के अंदर नहीं होने वाला, और ना ही सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में है उस टाइप की सिचुएशन इंडिया में होने वाली है।
इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट जो कि अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में, ताकि इंडिया के शहर हैदराबाद में डाटा सेंटर ओपन। इंडिया में IT एक्सपोर्ट हमसे आई गेस कोई 10 टाइम्स ज़्यादा है। वहाँ का एक पास जो कि बेंगलोर के नाम से सिटी था, अभी तो वो बेंगलुरु के नाम से सिटी है, वो उनका IT हब है। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन इंडियन, यूट्यूब का चेयरमैन इंडियन, गूगल का चेयरमैन इंडियन, मतलब यूट्यूब और गूगल ऑलमोस्ट एक है, ट्विटर का भी चेयरमैन इंडियन। तो एक तो उनकी पॉपुलेशन इसका फैक्टर है, दूसरा वहाँ पे IT में इतने रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी स्पोर्ट्स हैं कि वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हुए हिचकिचाएंगे नहीं कभी भी। हमारे यहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, टैक्सेस का नेट इतना ज़्यादा है कि वो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाहें तो कहीं ना कहीं देखें हर आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। पराग अग्रवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं भी आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू एड्रेस इट, कि जब ये टॉप पोजीशंस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त भारतीय बहुत ज्यादा नजर आते हैं, क्या ये असरअंदाज होते हैं किसी तरीके से पॉलिसी के ऊपर, क्या या नहीं होते? ये वो एक प्रोफेशनल लेवल ही एक और है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखें जी, जहां भी ह्यूमन एलिमेंट आएगा वहां ह्यूमन सेंटिमेंट आएगा और वहां ह्यूमन इन्फ्लुएंस आएगा, चाहे वो बहुत एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है और बिल्कुल जरूर आता है। तो इंडिया में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स इंडिया ने बनाई हैं, बांग्लादेश पिछले 2-3 साल से बना रहा है। उन जोन्स में तमाम इनकम एग्जाम्प्ट होती है, ना सिर्फ बल्कि और बेनिफिट्स लाइक बिजली सस्ती और सस्ती जमीन कंपनीज को दे दी जाती है ताकि वो लीज के ऊपर अपनी बिल्डिंग्स बनाए, किस्तों में जमीन दे दी जाती है। बिजली सस्ती के अलावा वहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ की जाती हैं कंपनीज को, जबकि हमारे मुल्क में सिर्फ एक बेनिफिट मौजूद था जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर अपने बलबूते पे समझ लें कि बगैर किसी पॉलिसी के ग्रो हुई हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत आगे निकल गए। इंडिया इस वक्त $150 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से वो लोग IT में आगे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त इंडिया की क्या इमेज क्रिएट हो रही है? इंडिया की इमेज अब से नहीं, कुछ 5, 6, 7, 8 साल हो गए हैं कि इंडिया की इमेज काफ़ी अच्छी है। पहले ये था कि ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे यहाँ पे इनकी एक्सेस नहीं थी, अमेरिका में और यहाँ तक कि UK, ग्रेट ब्रिटेन में भी ये पहुँच गए थे, मगर ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ है यहाँ पे एक्सेस नहीं थी। मगर अब जब नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था कुछ मेरे ख्याल 4-5 साल पहले, तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी उनसे नेगोशिएट की और नेगोशिएशन के बाद उन्होंने उनके क्राउन प्रिंस से मिले और वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट की, तो बड़े अच्छे बाद जो है वो मिडिल ईस्ट में भी आनी शुरू हुई है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी ये अच्छी चल जाएंगे। क्या इंडिया एक ऑलरेडी IT हब है, एजुकेशन सिस्टम उसका इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, कि यही वजह है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, वो भी बहुत से करोड़ रुपए की? इंडिया की जो इंडस्ट्री है ना, वो बेशक ये जो है अगर पाकिस्तान के 6 या 7 टाइम्स ज़्यादा है। बॉलीवुड इफेक्ट भी बहुत है, ज़ाहिर उनका मीडिया एंटरटेनमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो भी एक इम्पैक्ट लाती है अट्रैक्ट करने में बाकी लोगों को कि वो इंडिया में जाके एक्सपेरिमेंट्स करें, टेस्ट करें, प्रोडक्ट लॉन्चेस करें, स्केल करें। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फर्क पड़ता है और कई जगहों पे इंटेंशनली जरा ज्यादा हो जाता है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ दिस इन्फ्लुएंस। के लिए इस तरह की इनोवेशंस के लिए बहुत आसानियां पैदा की हुई हैं। वहाँ पे उनको कोई लंबे चौड़े कोई एग्रीमेंट्स नहीं करना पड़ते, बल्कि वो इनकरेज कर रहे हैं आपकी तमाम इंटरनेशनल कंपनीज को कि आप आएँ यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग वट एवर जो भी प्लांट्स हैं, अगर आप उनके ऑटो सेक्टर को भी देख लें तो शायद हमसे वो बहुत ज़्यादा है। IT सेक्टर तो एक तरफ, उनका हर दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, ऑटो सेक्टर देख लें, हमसे बहुत बड़े लेवल पे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हर कंपनी का चूंकि अपना बेनिफिट है, बेनिफिशरी वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट मार्जिन भी उस हिसाब से आ रहा हो। तो यही एक वजह कि इंडिया एक उनके लिए एक ग्लोबल विलेज की सी वो समझ लें कि वो जगह बन चुकी हुई है। सर, इंडिया का IT सेक्टर बहुत आगे जा रहा है, एजुकेशन बहुत आगे जा रही है, और जिस हिसाब से उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, कोलैबोरेशन हो रही है डिफरेंट ममालिक के साथ, इसके बाद उनका क्या इंटरनेशनल मार्केट में इमेज क्रिएट हो रहा है? मेरे ख्याल में उनका ऑलरेडी इमेज क्रिएट हो चुका है।
अगर आप, मैं वही जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि इस टाइम जितनी बड़ी IT कंपनीज़ हैं उन सब पे ज़्यादातर इंडियंस हैं, वहाँ के सारे CEO इंडियंस हैं। तो आई गेस इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि उसको मज़ीद उनको पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट पड़ चुका हुआ इंडियंस का पूरे वर्ल्ड में, और इन फ्यूचर वो आप इसमें मज़ीद बेहतरी देखेंगे अगर इसकी है। सर मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं इंडिया पे, क्या रीज़न है आपको इंडिया पर इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स क्यों की जा रही हैं? ये लगता है कि इंडिया में वो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़, मतलब पाकिस्तान पहले भी इतने अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं था, कोविड की वजह से और पीछे चला गया। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और वैसे भी वो बड़ा कंट्री है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उधर मतलब अच्छी कंपनीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो इंडिया से हिसाब की क्रिएशन की बात की जाए तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट है ना। कोई भी बंदा अगर बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचेगा या उसको इन्हांस या डेवलप करना चाहता है तो वो सबसे पहले उसका यही आइडिया होगा कि मैं इंडिया की या तो मार्केट को अपने कंट्री में ले आऊँ या वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर दूँ। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा, और यहाँ भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो कहता है और उसी पे वो अमल करता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने जितना मोदी के बारे में डिस्कस किया है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन मीडिया ने भी किया होगा। मतलब जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक उन्होंने लाखों शोज कर दिए होंगे, और उसमें भी 2-4 शो होंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ अच्छी बातें कही गई होगी या फिर लिखी गई होगी। अदरवाइज सारी की सारी जगहों पर बस उनको क्रिटिसाइज ही किया गया है। अब यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा शख्स है कि जो फैसले लेने के बाद उस चीज़ पे साइड में हटता नहीं है या फिर उस चीज़ से बदलता नहीं है, और ये बात बिल्कुल अगर आप देखो तो सच भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुमत है। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का उनका एक फेस है। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो स्टांस लिया है, चलिए कई सारी और भी चीज़ें हैं, बीच में वो जो फार्म लॉ को लेकर, फार्म के नियमों को लेकर एक नई चीज़ आई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बैक स्टेप किया था या फिर कहीं कि उसको वापस लिए थे। लेकिन पाकिस्तान को लेकर खास करके उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो मुझे बहुत एक अच्छी लगती है कि भाई, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि भाई पड़ोसी है तो हमको बात तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टांस है कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे, ये फ़िलहाल के लिए बहुत बढ़िया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ये जो सबसे वाज़ेह बात कर दी जाती है कि 375 की जब तक मामला जो जिस तरह से थे 5 अगस्त से पहले उस तरह नहीं हो जाते, नहीं हो सकती बातचीत। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत में भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए कोई इतना डेस्परेट है कि वो ये इक़दामात वापस ले सकता है? देखिए, भारत मुज़ाकरात करता है मुज़ाकरात के लिए और वक्त को टालता है, वक्त गेन करता है, और वो आर्टिकल 370 और 35A वगैरह को वापस ले न लें, मुज़ाकरात हों या ना हों, दोनों तरह से वो आपके लिए कोई खास मुफीद नहीं होंगे, क्योंकि हमने 72 साल का एक तजर्बा देखा है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा, और यहाँ भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लें उसके बगैर तो आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं है। इसमें 2 नुकात हैं देखने वाले। एक तो ये है कि उसने जो आर्टिकल 35A खत्म किया था, उसकी वजह से वो शरीयत जो है वो वहां पे लोगों को धड़ाधड़ देते जा रहे हैं, और वो वक्त गेन करेंगे कि 2, 4, 5 साल में यहाँ पे आबादी का तनासब बदल जाए। जिन लोगों को शरीयत दे रहे हैं उनकी शराइत कुछ और हैं कि वो थोड़े वक्त के लिए कश्मीर में रह चुके हैं 5 साल ये वो, लेकिन कोई केरला में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो सिर्फ वोट डालने के लिए आ जाएंगे। तो आपको कहा जाएगा उस वक्त जब ये सूरत हाल आ जाएगी तो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत कुछ करवाना है, इस्तिस्वाब राय वगैरह तो प्लेबिसाइड करवा लें, तो आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि आबादी का तो तनासब बदल चुका होगा। तो ये एक है। दूसरी तरफ ये है कि वो उसको यूनियन टेरिटरी बना के, तो उन्होंने वहां पे अपने तौर पे डेवलपमेंट जो यूनियन करना चाहेगी वो करेगी, और जिस तरह जमीनें वो खरीद रहे हैं जबरदस्ती कश्मीरियों की, ये सूरत हाल अक्सर बदल जाएगी अगर हम
इसको आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने का कुछ नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये शर्त रखना कम से कम आपकी फेस सेविंग है। कि पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया को रिवर्स करे अपना स्टांस। इस वक्त वो कह रहे हैं आप हमें एक रोड मैप दें कि ये कैसे आप करेंगे। इसके मतलब है कुछ ऐसी चीज दें जिसमें रिवर्स तो नहीं होगा फौरन, मगर वो उम्मीद होगी रिवर्सल की, जिस पे बात शुरू होगी। भाई ये क्या जरूरत है आपको इस किस्म के कंसेशंस देने। तो मैं समझता हूँ जो हिलाली साहब इतराज कर रहे थे ना अभी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा है, प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसे लगता है लाली साहब की शायद फेस सेविंग चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि ये 2-3 शर्तें रखने की बजाय उन्होंने कह दिया रोड मैप दे, तो रोड मैप के जरिए कहीं वो फेस सेविंग नहीं चाह रहे हैं कि चले एक फेस सेविंग मिल जाए, कोई लारा ही मिल जाए हमें कि हम ये कर लेंगे। उन्होंने ये कहा इस बिना पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज नजर यानी इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो कहता है और उसी पे वो अमल करता है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है, ये आर्मी चीफ उनका बयान था, इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। टेररिज्म तो वो जिस दिन चाहे करा लेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है उन्होंने खुद करना होता है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, जिस दिन चाहे करा लें और आप पे इल्जाम लग जाएगा, सारा कुछ जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। वही उनका पुराना वतीरा। हमने तो बड़ी बातचीत की थी, हमने तो पाकिस्तान के साथ बड़े मुज़ाकरात चला रहे थे, हम तो बड़े मुतमईन थे, हम तो ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई मामला हल हो जाए, लेकिन ये बात ही नहीं आते, इन्होंने देखो टेररिज्म कर दिया। आप तो वैसे बयान दे रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं आप। लेकिन हिलाली साहब इस तरह हम भी तो इस कंडीशन में है ना, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम भी तो थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम में है ना कि एक तरफ अफगानिस्तान का भी हमारा जो मामला है वहां पर भी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान वहां से मुसलसल हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हमारे ऊपर क्या हो रहा है, वो टीटीपी आप पे। अच्छा चलिए जी, जनरल साहब आप कर लीजिए जी। मैं कर करूं, देखिए बात ये है अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है उसमें अफगानिस्तान तामन कर रहा है, लेकिन करने वाला भारत है। क्या भारत ने वहां पे आपको कोई रियायत दे दी है? वो चीज तो वहीं चल रही है, उसको नहीं रोका जाएगा। आपको आप ब्लीड कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ठीक, इधर आपको याद है उधर से भी हमें एंगेज किया हुआ उन्होंने, बिल्कुल सही एंगेज किया हुआ है। वेस्टर्न फ्रंट आपका कभी वो ठंडा नहीं होने देंगे जब तक कि अफगानिस्तान खुद अफगानी बैठ के को बातचीत करके तो अपने अंदर अपनी स्टेबिलिटी वगैरह कर लें, वरना आप देखेंगे कि इंडिया वहां से ये काम करता रहेगा। ठीक, और ये क्योंकि किसी की मोदी का जो मॉडल है जी जी हिलाली साहब जी, मोदी का जो मॉडल है, जो हीरो है वो नेतन्याहू है, समझिए, उससे ये सीखा है। अमित शाह जो इंडिया में मोदी के बाद सबसे मजबूत समझे जाते हैं, बल्कि बाज़ हल्कों के मुताबिक तो वो शायद मोदी से भी ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि वक्त आने पर हम जो उसकी कश्मीर की रियासती हैसियत है उसको बहाल कर देंगे। यानी उन्होंने भी कोई प्लान भी अपना रखा हुआ है। पाकिस्तान को ये जरूर चाहिए इंडिया को भी मजबूर करने के लिए कि आप उनके साथ तजारत जो है वो जरूर करें। अच्छा, उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। बगैर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हुए। कश्मीर का मसला दुनिया में जहां मसले होते हैं उसमें तजारत जो है ना, बिजनेस इज बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। आप एक चीज को समझिए, अगर आप इंडिया के साथ इतनी तिजारत करते हैं, इस तरह से जनरेट कर लेते हैं कि उसको भी आप एक दुनिया ताजिर तो अमन चाहता है ना, फिर वो कैसे अपने स्टेक्स लगाते हैं जबकि आगे पता भी नहीं होता कि सिचुएशन कैसे एकदम खराब हो जाए, सब कुछ बंद हो जाता है। इंडिया बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान में उसको फायदा है, पाकिस्तान के लिए वहां माल भेजने में वो बातें सही है। कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है, इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो कि ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के, वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। सो जो ग्लोबल इमेज है इंडिया का इन टर्म्स के, वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ इंगेज हैं, तो उनको बहुत ज्यादा वेल रिसीव किया जाता है। रिलायंस एक कंपनी की रेटिंग अगर
एक 22 करोड़ के मुल्क से ज्यादा है, तो इट्स अ शेम फॉर अस। जो सबसे बड़े पाकिस्तान के बिलियनर का नाम लिया जाता है, ही इज नोन एज मलिक रियाज, बट ही इज नोन एज वेरी नोटोरियस मैन इन पाकिस्तान बिकॉज उनको ऊपर केसेस बहुत ज्यादा है, उन्होंने लैंड ग्रैब की हुई है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि नंबर ऑफ बिलियनर्स की जो संख्या है वो इंडिया के अंदर ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू चाइना। और जो रिचेस्ट पर्सन है, अब जिस तरह की चाइना की इकोनॉमी है, द रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया तो डेफिनेटली चाइना से होना चाहिए था, लेकिन रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया जो है वो इंडिया से है। यहाँ पर बात हो रही है मुकेश अंबानी के बारे में, और दूसरा नाम है गौतम अदानी। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि देखिए, जब कोई बंदा रीच होने की कैटेगरी में आगे बढ़ता है ना, तब वो अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेकर चलता है, और जैसे जैसे उसको सफलता ज़्यादा मिलती है, उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बढ़ता जाता है। अब चाइना को उसी चीज़ से दिक्कत है कि अगर मान लीजिए कि अली बाबा के जो फाउंडर थे जैक मा, अब उनकी तरफ से कोई ना कोई ओपिनियन आता रहता था जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को पसंद नहीं था, लेकिन जैक मा एक IPO लाने वाले थे, कहा जाता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा IPO होगा, और ये सारी चीज़ें होने वाली थी, तभी उनको IPO को कैंसिल कर दिया गया और उसको खोपचे में ले लिया गया कि भाई अब बताओ क्या बोल रहे थे। तो इसीलिए एक लेवल तक बढ़ाया जाता है वहाँ के बिजनेसमैन को, फिर वहाँ के उनकी टांगें पकड़ ली जाती है कि भाई अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ पर बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है वो मेरे सामने आया, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। और मैं देख रहा था कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो कि ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम है जो सुनने में मिलता है, वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और दुनिया में तकरीबन जो 12th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और उनकी जो नेट वर्थ है वो $85 बिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। और जस्ट दिस ईयर व्हेन कोविड वाज हिटिंग एवरीवन, तो उनकी जो वेल्थ है वो 11% ग्रो की है। और जो चाइनीज हैं वो क्यों पीछे रह गए हैं इसको भी ऑब्वियसली समझते हैं, और मेरे लिए ये बड़ा अजीब था कि ये देखते हुए, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड गुड टू नो एज वेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि जो चीनी बिजनेसमैन हैं वो पीछे क्यों रह गए हैं, उसकी वजह ये है कि चीनियों के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने, और वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं और वो जो बड़े टेक लीडर्स हैं जैसे कि अली बाबा है, और उनके जो लीडर उनके जो हेड थे अली बाबा के जैक मा, अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान में भी एक ई-कॉमर्स कंपनी दराज के नाम से खरीदी है, और अली बाबा की जो नेट वर्थ है वो $2 बिलियन का उनको नुकसान हुआ, उनको लूज किए हैं बिकॉज कि वहां पे जो चीनी हुकूमत है उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। इसी तरह इंडिया के एक और बिलियनियर हैं जिनका नाम है गौतम अदानी, वो उनकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और मैं भी थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग में भी उनको देख रहा था कि वो जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर वो उनका दिल है कि हम सप्लाई चेन पे कंट्रोल करें, जो भी इंडिया के अंदर चीजें आती हैं जाती हैं उसको उस चीज को कंट्रोल करें। इसी तरह उनके जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसके भी 74% स्टेक्स हैं, और जिसे ये कह लें कि रिन्यूएबल्स में बहुत बड़ी अदानी ग्रुप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो जो ग्लोबल इमेज है इंडिया का इन टर्म्स के, वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ इंगेज हैं, तो उनको बहुत ज्यादा वेल रिसीव किया जा रहा है। अब इसमें आके ये पता चलता है कि चाइनीज को, क्योंकि वहां पे जो सरकार है वो ट्रस्ट इश्यूज हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपनी मर्जी से फलता फूलता रहे और वो मुआशरे को या सोसाइटी को अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। इसलिए रिसेंटली देखा गया था जैक मा को जो है वो उन्होंने बहुत सारे लोग कहते हैं पकड़ लिया था, बहुत सारे लोग कहते हैं कस्टडी में ले लिया, और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं जैक मा के हवाले से हुई। सो चाइना में ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं और वहां पे जो हुकूमत है वो ऑब्वियसली बिजनेसमैन को इस तरह लीड नहीं करने देती जिस तरह वो करना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में ये डेवलपमेंट है कि इंडिया के अंदर जो क्योंकि डेमोक्रेसी होने की वजह से थोड़ी फ्रीडम है, तो फ्रीडम होने की वजह से बिजनेसमैन अपनी मर्जी से जो करते हैं और गवर्नमेंट इस तरह उनको उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं करती जिस तरह
ये कहा जाता है कि अगर डेमोक्रेसी ना हो तो किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड आई वाज जस्ट लुकिंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में लोग बिजनेस बिलियनियर तो हैं, लेकिन ये जो फील्ड्स हैं इन फील्ड्स में लोग बिलियनियर नहीं है। जिस तरह के टेलीकॉम है, फार्मास्यूटिकल है, या जिस तरह स्टील में आता है नाम, या बैंकिंग में बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में, ये नहीं है कि नहीं है। जो सबसे बड़े पाकिस्तान के बिलियनियर का नाम लिया जाता है, ही इज नोन एज मलिक रियाज, बट ही इज नोन एज वेरी नोटोरियस मैन इन पाकिस्तान बिकॉज उनको ऊपर केसेस बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने लैंड ग्रैब की हुई। तो छोड़े हमारा हर मुकाबला, हर वक्त हमारे जो दानिशवार हैं या हम जो सारे हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करना पसंद करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी एक प्राइवेट बिजनेस है ना सर, ये रिलायंस कंपनी ने उस वक्त उन्होंने 2.25% पे कर्जा लिया, $800 मिलियन उन्होंने लिए। एक कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो पूरे मुल्क से ज्यादा थी। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बता रहा हूं। प्लस अब क्या किया है, आज की हरकत देख लें। आज मैं सूफर में आते $2.5 अरब का मैं कर्जा लेके आया हूं, ये मुफ्ता साहब जो हैं, और उस पे जो हम उसका रेट बता रहे 6.6%। या 21 नवंबर, एक हफ्ता पहले, उसी इंडियन ने ये कंपनी, उसे रिलायंस ने, उन्होंने जाके $800 मिलियन का लिया है, उनका 3.6% पे, इनसे डबल पे, हाफ पे। हमें ये कहा कि किसी ने ट्विटर पे बाद में कहा रहा था, उसने कहा जनाब आप देखेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख रेटिंग बेहतर है इंडिया के लिहाज से, ये कुछ हुआ। मैं कहा जरूर, एक कंपनी की रेटिंग अगर एक 22 करोड़ के मुल्क से ज्यादा है तो इट्स अ शेम फॉर अस। ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जमहूरियत पसंद है, हमारे सियासतदान हों, हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, या हम लोग हों, इट्स अ शेम फॉर अस कि एक दुनिया के किसी एक मुल्क की जो उनकी कंपनी है या उसकी रेटिंग, उसकी साख पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है, कि उनको लोन मिलता है जनाब 3.6% पे, और हम आज के दिन एक हफ्ता पहले उन्होंने लिया, और हम $2.5 अरब ले लें, ज्यादा ले रहे हैं, और हमें मिल रहा है 6.6 पे। और वो जो अपने मुफ्ता साहब है, वो बकायदा वो ट्वीट करके हमारा मुंह चढ़ा रहे हैं कि जनाब के $35 अरब पहले $60 आपको लेके दे के गया है, अब मेरी बारी लग गया आमिर साहब। सो इन्होंने तो एक मजाक बना लिया है कि पाकिस्तान $40 अरब कर्जा ले चुका है। लेकिन अगर हमें वाकई ही अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लोगों को जो पैसा लगना चाहिए वो, या बिजनेसमैन को लगाना चाहिए, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। जिस तरह के जिस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो बिजली भी देती है, वो बहुत कुछ चीजें जो है वो इंडिया को दे रही है। और रिसेंटली जिस तरह उन्होंने फेसबुक और गूगल के साथ जो इन्वेस्टमेंट की है, और फिर जो टेलीकॉम उनका यूनिट जियो के नाम से है, तो मतलब ये बिलियंस के बिजनेस कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और बहुत ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे आर ब्रिंगिंग गुड नेम फॉर इंडिया। हमें यहाँ पे जो चीजें करनी चाहिए, जो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर, एक तो इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होनी चाहिए। पाकिस्तान में रिसेंटली हमें देखा है कि हमें हर चीज जो है वो बैंकों को या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गिरवी रखवानी पड़ती हैं। कभी सुनते हैं मोटरवे गिरवी रखवा दी, सड़कें गिरवी रखवा दी, जो हमने अपने एयरपोर्ट्स हैं वो गिरवी रखवा दिए। दिस इज व्हाट वी कीप ऑन हियरिंग थ्रू द न्यूज सो दैट द गवर्नमेंट कुड जनरेट मनी। द रीजन बिहाइंड इज कि अगर हमारी और हम जो ज्यादा डिपेंड करते हैं वो उस पर करते हैं जो हमारे फॉरेन रेमिटेंस आता है। तो वो जो इंडस्ट्री लगनी चाहिए, द वे वी फाइंड दिस इन इंडिया, के जिसमें टाटा, मित्तल्स, जिंदल्स, बिरलास, अदानी, नादार, ये दमानी, ये उदय कोटक जो बैंकिंग में है, ये सारे के सारे लोग दे आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ मनी, प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं इंडिया के अंदर, एंड ऑब्वियसली दे आर गिविंग जॉब्स। अच्छा, दूसरी तरफ तीसरे जो बड़े बिलियनियर हैं, हिज नेम इज शिव नादर। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी ने भी रिसेंटली गूगल और फेसबुक के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ये जो शिव नादर हैं, इनकी जो नेट वर्थ है दैट इज अराउंड $24 बिलियन से ज्यादा है, और जो बड़ी HCL टेक्नोलॉजीज और इस तरह की जो कंपनियां हैं उसके ये ओनर हैं। फिर एक और है दमानी साहब, जिनकी जो नेट वर्थ है वो $17 बिलियन है, और ये भी इन्वेस्टमेंट्स सुपरमार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, और डी-मार्ट स्टोर्स वगैरह इनके हैं, तो बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह उदय कोटक मैं देख रहा था, ही इज वन मैन हु इज इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, और इनको कहा जाता है कि ही इज द रिचेस्ट बैंकर, जिन्होंने बैंक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आता है, और जिसको इन्होंने ओन करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इसी तरह लक्ष्मी मित्तल जो है वो स्टील में बहुत बड़ा नाम है, मोर देन $15 बिलियन तक का इनका बिजनेस है। इनकी जो नेट वर्थ है
$15 बिलियन। वैसे तो इनकी जो और भी बहुत जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन स्टील में इनका बड़ा नाम आता है। इसी तरह कुमार बिरला जो है, दिस इज व्हाट द फोर्ब्स मैगजीन टेल, और कुमार बिरला जो है इज मोर देन $13 बिलियन वर्थ। इसी तरह साइरस पूनावाला है, अगेन वैक्सीन की जब आती है, ये जब कोविड-19 आया तो सबसे ज्यादा जो ये पूनावाला साहब का भी नाम आया, आई थिंक इज द सेम पूनावाला, और वैक्सीन पे इनका बड़ा नाम है, बट दैट पूनावाला इज अ डिफरेंट मे बी, या इसको जो सीरम ग्रुप के हेड थे पूनावाला, उसके ये सीईओ हैं और बड़ा नाम है। इस तरह दिलीप शंघवी मोर देन $11 बिलियन की, फिर अगेन फार्मास्यूटिकल। और यही वजह है कि इंडिया को ये कहा जाता है कि इंडिया इज अ ग्लोबल जो वैक्सीन की वो हब है, या ग्लोबल फार्मेसी कहा जाता है, बिकॉज इनको वैक्सीन वहां पे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वैक्सीन जो आती हैं, कहा जाता है कि 60% ज्यादा जो वैक्सीन हैं वो इंडिया से आती हैं। इस तरह सुनील मित्तल एंड फैमिली है टेलीकॉम सेक्टर में, मोर देन $11 बिलियन का इनके बिजनेसेस हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 100 से ज्यादा लोग हैं इंडिया के अंदर, वो बिजनेस में हैं, सॉरी बिजनेस में कह रहा हूँ, 100 ज्यादा जो लोग हैं वो बिलियनियर हैं।